आजकल देखा जाता है कि 20s और 30s में लोगों को क्रॉनिक पेन और बैक पेन बहुत ही नॉर्मल हो गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? See, like a Ketorol DT, it is one of the medicine which should not be given on the chemist shop. लोग 4 घंटे 5 घंटे में सोचते हैं अपना नींद पूरा कर लें। डू यू थिंक कि इससे जो अगर वो बैक पेन से जूझ रहे हैं या ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो उससे उनके रिकवरिंग में प्रोसेस थोड़ा लेट हो जाएगा या रुक जाएगा? इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल जीते हो। अगर आप पूरा दिन एसी में बैठे हो, ठीक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हो, सो 2 लीटर पानी आपके लिए इनफ नहीं है। और सबसे पहली बात है स्क्रीन टाइम कट करो बिफोर गोइंग टू स्लीप। 1 घंटे पहले आपको स्क्रीन टाइम बंद करना चाहिए। दोस्तों, आपने नोटिस किया है कि आजकल 20s और 30s में ही लोगों में नेक पेन, बैक पेन और बॉडी पेन की जो समस्या है वो आम बात हो गई है। क्या हम जो स्ट्रेस ले रहे हैं अपने जॉब को लेके या अपने फैमिली को लेके या अपने करियर को लेके और जो हमारा खराब लाइफस्टाइल है ये चुपचाप हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम दवा भी ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से या कोई टेम्परेरी ट्रीटमेंट भी लेते हैं फिर भी ये दर्द बार बार वापस क्यों आ जाता है? इन्हीं जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पे आज हम बात करने वाले हैं हमारे आज के 2 खास मेहमान से, जिनका नाम है डॉक्टर ज्योतिका ग्रोवर शर्मा और डॉक्टर आकाशदीप शर्मा। ये दोनों दिल्ली में फिजियोडेंट नाम से एक क्लिनिक चला रहे हैं और हजारों लोगों को पेन और मोबिलिटी इश्यूज से राहत दिलाने में मदद कर चुके हैं। दोस्तों, ये पूरा कन्वर्सेशन काफी लंबा और पावरफुल था, इसलिए मैंने इस पूरे पॉडकास्ट को 3 भागों में बांट दिया है और आज मैं उसका पहला भाग रिलीज करूंगा जिसमें हम बात करेंगे स्लीप, ब्रीदिंग, रिकवरी और मॉडर्न लाइफस्टाइल के उन सचों के बारे में जिससे अक्सर लोग अनजान रहते हैं। अगर आप भी बिना किसी वजह बॉडी पेन, लो एनर्जी या थकान जैसा महसूस करते हैं और आपको पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो आपको इस पूरे पॉडकास्ट को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, अगर ये पूरा कन्वर्सेशन आपको पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज की अनफिल्टर्ड बातचीत। आजकल देखा जाता है कि 20s और 30s में लोगों को क्रॉनिक पेन और बैक पेन बहुत ही नॉर्मल हो गया है। मतलब ऑफिस में भी मैं देखने को मिलता है ये चीज़ें। तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है? सर, ये सब कुछ ना स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। ठीक, वी आर लिविंग इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अब आज के टाइम में 20s और 30s में यू हैव टू मेक योर करियर, एंड उस करियर के स्ट्रेस के अंदर आप बहुत सारे अपने हेल्थ इश्यूज को इग्नोर करना शुरू कर देते हो। यू आर जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर फॉर 20 आवर्स, एंड ये जो भी है आपका बैड पोस्चर पे इनकल्टेट करेगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके धीरे धीरे इश्यूज, छोटे छोटे इश्यूज क्रॉनिक कन्वर्ट हो जाएंगे। सबसे पहली जो चीज इंपॉर्टेंट है, इफ यू हैव अ ट्रबल यू शुड सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। ठीक, हम उसे इग्नोर करते हैं and then over a period of time it becomes chronic. So my advice to all people who are in 20s or 30s, take care of yourself, go for some recreational activities, find time for yourself. You all need me time. Okay. ठीक, so recreational activities and good exercise is very important. अगर आपका कंप्यूटर वर्क है तो आई वुड सजेस्ट कि every 30 minutes you get up from your chair, take a walk, 2-3 10 steps. ठीक, 2-3 10 steps. This will offset the pressure on your spine, on your joints. So एक बार आपका जो प्रेशर ऑफसेट हो गया तो एटलीस्ट यू आर गुड फॉर अनदर 30 minutes. So अगर ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स को हम बनाना शुरू कर दें, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर एवरी 1.5 hours so that you rehydrate yourself. स्क्रीन टाइम से अच्छा, हाइड्रेशन का भी मतलब रिलेशन होता है क्रॉनिक पेन या बैक पेन से? कि अगर कोई बंदा है जो ज़्यादा पानी नहीं पीता है तो क्या उसके लिए क्रॉनिक पेन या बैक पेन का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? ऐसा होता है क्या? सर, पानी पीने की जो डेफिनेशन है ना, ये हम लोगों ने खुद बनाई है। देयर इज नो डेफिनेशन। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल जीते हो। अगर आप पूरा दिन एसी में बैठे हो, ठीक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हो, सो 2 लीटर पानी आपके लिए इनफ नहीं है। ठीक, आप 1 लीटर से भी गुजारा कर सकते हो। सो जो हाइड्रेशन का कंसेप्ट है, दैट टोटली डिपेंड्स द काइंड ऑफ वर्क यू आर इन। ठीक, आपका प्रोफेशनल वर्क कैसा है? यस, हाइड्रेशन प्लेज अ वाइटल रोल in your joints and joint pains. Okay. And again, I would like to add one more thing. Not only water intake. You need to take all the minerals, ions in optimal level so that your body should function smoothly. अगर आप सोचो को पानी ही पीना है और मैं 2 लीटर रख के एक साथ पी लूंगा, you're flooding yourself. So drink water wisely. और कई लोगों में मैंने देखा है कि जो
बैक पेन होता है या इस तरह की चीज़ों को लोग इतना सीरियस नहीं लेते हैं। जैसे हल्का सा बैक पेन हुआ, पेन किलर ले लिया, तो क्या लगता है ऐसे लोग इसको इग्नोर भी करते हैं, इससे भी प्रॉब्लम बढ़ती है? सर बैक पेन तो एक छोटा सा टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो। हाँ। आई वुड लाइक टू ऐड, हमारी कंट्री के अंदर डॉक्टर इज ओनली फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट। We never work on prevention. We are only busy कि मुझे क्राइसिस होंगे। एंड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैम दे सकती हैं कि मतलब nobody comes for prevention. We are for crisis management and she deals daily. Daily. See, right now also, basically in India, अभी भी patient आपके पास तभी आएगा जब कोई action है, and the action is like they are in pain. They will never ever come for the prevention. वो हमेशा आपके पास तभी आएंगे जब उनको पेन हो रहा है। हाँ। So सबसे पहले जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो है बिहेवियर मैनेजमेंट की। हमें पहले पेशेंट को और इन केस हमें इन शॉर्ट पब्लिक को, पीपल को हमें ये समझाना पड़ेगा पहले कि डोंट वेट। आप वेट मत करो कि क्राइसिस आपके ऊपर आए। आप प्रिवेंशंस के लिए आओ, रिहैबिलिटेशंस के लिए आओ। आप उन चीज़ों को इग्नोर मत करो जो आगे जाके बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाएं कि इवन फॉर द डेंटिस्ट और इवन फॉर द डॉक्टर्स इट इज़ आउट ऑफ देयर हैंड्स। तो प्लीज़ कम बिफोर द टाइम्स गोज आउट। एंड सर इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ठीक, विजिटिंग अ डॉक्टर फॉर जस्ट अ कंसल्टेशन इज नेवर बैड देन लिविंग विद अ प्रॉब्लम। अगर आपको निगल्स भी हो रहे हैं, छोटे मोटे इश्यूज भी हैं, आप एक बार आइए तो सही। एग्जैक्टली। आप बात करिए। हाँ। आपको हम कोई अच्छी एडवाइस ही कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम लोग क्या होता है ना, जो मेडिकल स्टोर से गए, बोल दिया, दवा ले लिया, सोचते हैं कि हो जाएगा, पर फिर वही चीज़ फिर वो वॉस में, अभी तो खराब चीज़ें खराब होती हैं, फिर दैट विल कन्वर्ट टू वॉस सिचुएशन। इट इज नॉट curing you. It is just suppressing the problem which you are having. और केमिस्ट से जाके सीधा जाके मेडिसिन तो it's a big no. क्योंकि बहुत शॉर्ट सा एग्जांपल है which I am giving you. In dentistry what happens, आजकल लोगों को पेन होता है और वो डॉक्टर को फोन नहीं करेंगे। I don't know why they are scared कि वो डॉक्टर को फोन करेंगे, 500 रुपए की कंसल्टेशन या 1000 रुपए की कंसल्टेशन भी देनी पड़ेगी, मेडिसिन जाके सीधा केमिस्ट से ले आओ, सो वी ओनली नीड अ मेडिसिन। और आज की डेट में केमिस्ट, आई डोंट वांट टू नेम द मेडिसिन, पर एक मेडिसिन है जो डेंटिस्ट्री में इतनी कॉमन दी जा रही है कि आप एक खा लो, आप आराम से रात को सो जाओगे, बट दैट डजंट नो द साइड इफेक्ट ऑफ इट। वो इतनी स्ट्रांग है दैट इट कैन रियली मेस विद योर किडनीज, इट कैन मेस विद योर ऑर्गन सिस्टम। सो I would believe कि please come to the doctors। आप बार बार केमिस्ट पे जाके मेडिकेशंस मत लो, चलो ठीक है आप पेन किलर्स ले लो। कौन सी दवाएं, थोड़ा एग्जांपल में बता सकते हो? See like a Ketorol DT। अच्छा, ठीक है। Ketorol DT is one of the medicine which should not be given on the chemist shop। मतलब देनी चाहिए but only on the prescription। It is actually an emergency drug। वो emergency drug है। Why dentists like used to do that? If they know that this is dangerous, तो क्यों वो करते हैं ये चीज? No, the Ketorol DT is not dangerous। लोग उसको ब्रूफिन और डिस्प्रिन की तरह खा रहे हैं। This is dangerous। मतलब कुछ टाइम के लिए they will feel better, फिर हो जाएगा फिर। Like that। देखो Ketorol DT एक ऐसी मेडिकेशन है, वो स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन है which we usually give after the surgeries। जैसे ओरल सर्जरीज होती हैं और इमरजेंसी पेन है, रात को 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, ठीक है, आपको एंजोफ्लैम, आपको कोई और पेन किलर काम नहीं कर रही है, बट Ketorol DT वी गिव कि ठीक है फॉर अ मीन टाइम पेन रिलीफ हो जाएगा, आप सुबह आओ और अपना इलाज कराओ, क्योंकि वो पेन सबसाइड कर रही है पर आपका जो प्रॉब्लम है उसको क्योर नहीं कर रही है। पेशेंट 10 दिन तक Ketorol DT खा रहा है, पर लॉन्ग टर्म में उसके डैमेजेस बहुत हैं, बहुत ज्यादा। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी हम बाहर जाए तो हर चौराहे पे आपको जंक फूड और ऐसे चीज़ों का दुकान मिल जाएगा। डू यू थिंक कि जो जंक फूड है, जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं लोगों के खाने पीने की, उससे भी बैक पेन बढ़ता है, उससे भी बैक पेन या किसी भी तरीके के पेन में इजाफा होता है? मैं सब एक रिवर्स आपके प्रीवियस क्वेश्चन पे जाता हूँ, ठीक, वहाँ पे एक एड ऑन डालता हूँ। हाउ डू यू थिंक योर बॉडी टॉक्स टू यू? इफ बॉडी नीड्स हेल्प, हाउ योर बॉडी इज गोइंग टू टेल यू? I think पेन होगा। Exactly. Pain is the only mechanism your body tells you that you need help. Okay. So whenever you are suppressing that emotion, suppressing that problem, you are suppressing the brain signal. You are not cutting the problem out of your body. You are just telling your brain, shut up. I am the boss. I'll take care of it. You just shut up. Don't talk.
सो ये जो मैकेनिज्म हम लोगों ने डाला है, दिस इज रियली वर्स्ट। यही आपकी एक्यूट प्रॉब्लम्स को क्रॉनिक में लेके जाता है। ठीक, जो इतने में सॉल्व हो सकता था हमने इतना बड़ा बना दिया। ठीक, अब अगेन आप हमारा ईटिंग बिहेवियर की बात कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हम जंक फूड्स वगैरह खा रहे हैं एक्सेट्रा। सी, एवरीबॉडी नोज ओबेसिटी इज द बिगेस्ट फैक्टर फॉर योर बैक पेन। ठीक, सेकेंडली एक और चीज हमें समझने की जरूरत है। ओबेसिटी हाउ? सर, आप जंक फूड्स खा रहे हो, आपका बॉडी का फैट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हो, आपका पॉट बेली आना शुरू हो जाता है, एंड वंस योर पॉट बेली इज देयर, ऑटोमेटिकली आपका जो स्पाइन के ऊपर लोड है इंक्रीज हो जाएगा। तो इट इज जस्ट लाइक व्हेन अ फीमेल इज प्रेग्नेंट, उसके स्पाइन पे लोड आना शुरू हो जाता है, बिकॉज जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज चेंज। अब आपका जो एब्डोमेन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज अ क्लोज कैविटी। अपर क्लोज है, लोअर क्लोज है, फ्रंट बैक है। जो भी फ्रंट में प्रेशर बिल्ट होगा वो आपकी स्पाइन पे पीछे प्रेशर डालेगा। अगर आपको पर्सिस्टेंट बैक पेन इतना सा होगा एंड यू बिकम ओबीस, वो इतना बड़ा हो जाएगा। सो यस, जंक फूड, बैड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दे आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर फॉर योर पेन्स। अच्छा, कई बार देखा गया कि लोगों को पेन हो रहा है, लोग गए और उन्होंने ट्रीटमेंट पे लिया, मेडिसिन लिया, ठीक है, मेडिसिन लिया बेसिकली, नॉट ट्रीटमेंट, और मेडिसिन के कुछ दिन बाद या कुछ वीक के बाद वापस वो पेन स्टार्ट हो जाता है। आप रूट कॉज एलिमिनेट नहीं कर रहे हो तो फिर पेन टिल द वापस टाइम आएगा। आप रूट कॉज एलिमिनेट नहीं करोगे तब तक पेन नहीं जाएगा। यू आर जस्ट सप्रेसिंग द सिग्नल गिवन बाय योर ब्रेन टू एड्रेस एन इशू। एंड इज दिस रिवर्सिबल? लाइक कैन वी रिवर्स इट? लाइक कि Only with the medicines? या ओनली विद द मेडिसिन? No. Say in our profession, no. सर बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ। ठीक, एंटीबायोटिक, ठीक है, आपको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, आपने एंटीबायोटिक लिया, एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया एलिमिनेट किया, यू आर फाइन। ठीक है, आपको बैक पेन हुआ, हाँ, ठीक, अब बैक पेन में आपने पेन किलर खाया, हाँ, या एंटी इन्फ्लेमेटरी खाया, उसने वहां पे जो प्रॉब्लम हुआ इन्फ्लेमेशन का, उसको सप्रेस किया, ब्रेन को सिग्नल दिया, बट उसने आपको ये नहीं समझाया ना कि किस वजह से Why ये it हो रहा है। happened? ये व्हाट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी? कैन यू प्लीज डिफाइन इट? लाइक थोड़ा सा कुछ। सर, एंटी इन्फ्लेमेटरी बेसिकली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एनसेड की कैटेगरी होती है मेडिसिन की। ठीक, फिजिशियंस यूज करते हैं, ओवर द काउंटर यूज होती है, दे आर पेन किलर्स। ओके, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो आपकी किसी भी प्रॉब्लम से इन्फ्लेमेशन डेवलप हो रहा है उसको सप्रेस करना। सो दे आर कॉल्ड एज एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी का क्या रोल होता है? मतलब बेसिकली अगर बैक पेन हो रहा है तो उसमें उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर हम मेडिसिन यूज करेंगे तो हमें आराम होगा, राइट? ऐसा है सर, हम पेन सिग्नल Analgesic and inflammatory. हम पेन सिग्नल को किल कर रहे हैं ना, हम पेन सिग्नल और वहां पे इन्फ्लेमेशन को हटा रहे हैं। वी आर जस्ट गिविंग मोमेंट। रूट कॉज जब तक एलिमिनेट नहीं होगा वो बार बार रिकरेंट होता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल आप किसी क्वालिफाइड पर्सन के पास जाके उसको असेस नहीं करवाओगे और उस रूट कॉज को नहीं समझोगे। See, if your posture is bad, आप बहुत लंबे टाइम तक बैठे हुए हैं and you're not sitting in a correct position, if your sleeping position is, this is just a small example, अगर आपका sleeping pattern में जो position है वो ठीक नहीं है, sitting position में आपकी position ठीक नहीं है, you are studying, you are doing the occupation, आपका occupational hazard है, जो भी कोई issues हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि ये पेन बार बार क्यों आ रहा है। आप मेडिसिन खा रहे हो, एनाल्जेसिक्स खा रहे हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी खा रहे हो, पेन जा रहा है, इन्फ्लेमेशन जा रही है, सब कुछ जा रहा है, बट ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम वो वापस रीअकर कर रहा है। रीअकर क्यों कर रहा है? आप दवाई खा रहे हो, इन्फ्लेमेशन भी हट रही है, बार बार पेन हो रहा है, एनाल्जेसिक खा रहे हो, क्यों हो रहा है बार बार? बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज दैट योर पोस्चर इज बैड, योर स्लीपिंग पोस्चर इज बैड, योर सिटिंग पोस्चर इज बैड, आपको ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो रहा है, आप उसके लिए कोई थेरेपीज नहीं ले रहे हो, आप उसको कट करने के लिए आपको मेडिसिन ना लेनी पड़े, एनाल्जेसिक ना लेना पड़े, एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं लेना पड़े, आपको उसके लिए आप कोई थेरेपीज भी नहीं ले रहे हो। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट ये सब कुछ कॉज आपके पोस्चर की वजह से हो रहा है। दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि लोगों को नहीं पता कि उनको पेन और इन्फ्लेमेशन बॉडी में क्यों जनरेट हो रही है। रूट कॉज ही नहीं पता है रूट उनको। कॉज ही नहीं पता, दे आर अनअवेयर ऑफ इट। ओके, डू यू थिंक कि जो पुअर स्लीप क्वालिटी है आजकल, लोग 4 घंटे 5 घंटे में सोचते हैं अपना नींद पूरा कर लें, डू यू थिंक कि इससे जो अगर वो बैक पेन से जूझ रहे हैं या ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो उससे उनके रिकवरिंग में प्रोसेस थोड़ा लेट हो जाएगा या रुक जाएगा? ऐसा है क्या कि मतलब नींद पूरा लेना क्या, इज इट नेसेसरी टू टेक?
Sir, sleeping is the time when your body repairs. ठीक, if you're not sleeping well, आपका हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक, अगर आपके हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस हो रहा है तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स और बनेंगे, आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनेगा, ठीक, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर पेन। ठीक है। सो इवेंचुअली बहुत सारी कंडीशंस हैं जहाँ में बोला जाता है पेशेंट को कंट्रोल मोबिलिटी प्लस रेस्ट, यानी हम मोबिलिटी भी करेंगे और हम रेस्ट भी करेंगे, अपना इक्वल प्रोपोर्शन में रोल प्ले करेगा। सो देयर आर नंबर ऑफ कंडीशंस, अकॉर्डिंगली हर कंडीशन के हिसाब से हमें प्रोसीड करना पड़ता है, बट स्लीपिंग हर कंडीशन में, इफ यू डोंट हैव अ डिजीज देन आल्सो यू नीड अ गुड स्लीप। यस। हाउ मेनी आवर्स लाइक एक हेल्दी पर्सन के लिए? सर, फॉर मेल्स एटलीस्ट 6 to 7 hours, फॉर फीमेल्स 8 to 9। व्हाई फीमेल के लिए ज्यादा? सर यही एक बहुत बड़ा बॉडी डिफरेंस है। ये जेनेटिक्स में आता है, ठीक। फीमेल्स की बॉडी को रेस्ट कंपैरेटिवली मेल्स के अकॉर्डिंग ज्यादा चाहिए होता है टू रिकवर। जैसे आप जिम में जाते हैं ना, आप तो जिम मतलब में जेनेटिकली आप बोल रहे हो कि बायोलॉजिकली दे आर डिफरेंट? इट्स लाइक बायोलॉजिकली, हाँ, कि जो मेल और फीमेल का डिफरेंस है, उनकी मसल का रिकवरी का पैटर्न डिफरेंस है, दैट टेक्स टाइम। जैसे अगर हम लोग दोनों ही जिम जा रहे हैं, हाँ, ठीक, मैं 10 किलो उठा लेता हूँ, ये 5 किलो नहीं उठा लेती, 10 किलो के बाद मेरी मसल सोरनेस नहीं आ रही, उन्हें 5 किलो में सोरनेस आ रही है। शी नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ रिकवरी, आई नीड डिफरेंट टाइप ऑफ रिकवरी, सो एवरी पर्सन इज डिफरेंट, इट्स नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग टू कि मेल और फीमेल के लिए जो स्लीप जो आपने बताया नंबर ऑफ आवर्स साइंटिफिकली प्रूवन। ओके। जो ब्रीदिंग पैटर्न्स है, जो सांस लेने का तरीका अलग अलग लोग, कुछ लोग पूरा अच्छे से सांस लेते हैं, कुछ लोग अंदर ही अंदर थोड़ा सा सांस लेकर छोड़ देते हैं, मतलब ब्रीदिंग जो होता है कितना हेल्प करता है ये पेन में या रिकवर होने में पेन से? सर ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। सबसे पहले हमें ब्रीदिंग पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है कि ब्रीदिंग पैटर्न आपका नॉर्मल है या ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल नहीं है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल उन लोगों में नहीं होता जिनको माउथ ओपनिंग की हैबिट होती है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो रात को जब सोते हैं उनका माउथ ओपन रहता है। मेनी टाइम्स व्हेन दे आर लॉस्ट इन देयर थॉट्स उनका माउथ ओपन होता है। इट मीन्स दे आर नॉट ब्रीदिंग फ्रॉम नोज, दे आर ब्रीदिंग फ्रॉम माउथ। और आपकी बॉडी को रिपेयर होने के लिए आपको प्रॉपर ब्रीदिंग चाहिए, दैट इज टू ऑल्सो थ्रू योर नोज। तो आपका जब ब्रीद करते हो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है, आपकी जो ब्लड होती है उसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है। तो जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है थ्रू लंग्स, इट डिस्ट्रीब्यूट इनटू योर ब्लड सेल्स और फिर वो करते हैं रेजुविनेट और आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है, रिपेयर भी होता है। सो दैट इज व्हाई जो ब्रीदिंग है, हेल्दी ब्रीदिंग, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर हम ब्रीदिंग करते हैं तो आइदर वी ब्रीथ विद नोज और माउथ, तो दोनों पैटर्न, दोनों अगर सिचुएशन में तो ऑक्सीजन अंदर ही जा रहा है, तो हाउ इट इज डिफरेंट? थ्रू नोज इट फिल्टर्स, थ्रू माउथ इट डजंट फिल्टर्स। और अगर आप माउथ से कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे कॉन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेंटल कैविटीज, अगर आप माउथ ब्रीदर हैं आप डेंटल कैविटीज के शिकार होंगे सबसे पहले। सेकंड, आपको जो माउथ है वो ड्राई रहेगा, आपका सलाइवा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इट कैन लीड यू टू जेरोस्टोमिया। What is xerostomia? Xerostomia is a less production of saliva. आपके salivary glands affect कर Again, जाते what हैं। is saliva, please, because सलाइवा जो आपके मुंह में जितना थूक बनता है उसको हम सलाइवा कहते हैं। हाँ, उसका रिडक्शन हो जाता है जब आप माउथ ब्रीदिंग करते हैं तो। ठीक है। ठीक है। और वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो थूक को प्रोड्यूस करते हैं वो उसमें भी हैम्पर करता है। सो व्हेन यू डू द माउथ ब्रीदिंग आपका कैविटीज के चांसेस बढ़ते हैं, आपके थूक के कम बनने के चांसेस बनते हैं। और उसके बाद वो धीरे धीरे आपके जो एडिनॉइड्स होते हैं जो ग्रो करने चाहिए ड्यूरिंग योर ग्रोइंग पीरियड, वो आपके नोज के पीछे होते हैं, वो ढंग से प्रॉपर ग्रो नहीं करते हैं। अगर हम नोज से ब्रीथ करते हैं हमारे प्रॉपर एडिनॉइड्स ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉपर ब्रीदिंग करते हैं, हमारे लंग्स ग्रो करते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी एयर प्रॉपरली आपके लंग्स में एंटर कर रही है। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ एंड व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर नोज। और जितने भी माउथ ब्रीदर्स होंगे आपने उनमें दो चीजें बहुत कॉमन देखी होंगी कि उनके यहाँ पे सलाइवा के मार्क्स होते हैं क्योंकि उनके ड्रूलिंग चलती रहती है। सेकेंड, उनके जो टीथ हैं आप हमेशा आगे पीछे देखोगे, उनकी टीथ अलाइनमेंट कभी भी नहीं होती। सो दिस इज ऑल रिलेटेड। और हाँ ठीक है, नोज से जब आप सांस लेते हैं प्रॉपर ब्रीथ लिखते हैं वो रेजुविनेट करती है आपकी बॉडी को। यू वांट टू ऐड समथिंग? डेफिनेटली यस। सी ब्रीदिंग अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक।
इसका आंसर मैम ने बहुत सुंदर दिया। इसको हम फर्दर एलैबोरेट कर सकते हैं। वी हैव अ डेंटल पर्सपेक्टिव, नाउ आई विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि जो ब्रीदिंग है, ठीक, ब्रीदिंग शुड बी कनेक्टेड थ्रू एंड थ्रू टू योर बॉडी। अब आपको पता है आप इनहेल कर रहे हो, इनहेल करके जाओगे कहाँ हमें एयर लेके जानी है, कौन सी मसल को एक्टिवेट होना चाहिए, बॉडी को किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, इस बारे में किसी ने नहीं बताया। सब ने बोला डीप ब्रीथ करो, सांस लो सांस लो सांस लो। अगर मैं अभी आपको डीप ब्रीथ लेने के लिए बोलूंगा ना, तो आप सबसे पहले चेस्ट फुला के बैठ जाओगे। दैट इज नॉट द वे ऑफ ब्रीथिंग। ठीक, कभी भी अगर चीजों को समझना हो तो ऑलवेज सी द नेचर। और टॉडलर्स, एक छोटे बच्चे को, 3 महीने के बच्चे को ब्रीथ करता हुआ देखोगे ना, सो वो जब इनहेल करता है उसके बटक्स भी पार्टिसिपेट करते हैं इनहेल एंड एक्सहेल में। व्हेन यू सी अ टॉडलर, उसके बटक्स भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ ब्रीथिंग। सो व्हेन यू ब्रीथ, जो आपकी ब्रीदिंग है वो आपके डायफ्राम तक आना चाहिए। जो मसल पावर है वो डायफ्राम तक यूज होना चाहिए टू इनहेल। एंड व्हेन यू एक्सहेल, सेम रोल। अगर खुद ही भी बैठ के फील करना चाहते हो, जस्ट टेक योर ब्रीथ डाउन टू योर pelvic floor, you can feel the change. Again, you went to your chest. It should be like, it should come like stomach. It should come like low. इसको utilize ही नहीं करना. Just feel your belt area. And when you inhale, कोशिश करो अपने belt area को expand करने का अपनी breathing से। तब आपको समझ आएगा कि वो pelvic breathing कैसे होता है। Okay. And which is the most important part. Pelvic breathing. Okay. Inhale and muscle contraction should feel to your pelvic floor. पर ये देखा गया कि ब्रीदिंग में लाइक समटाइम्स व्हाट वी डू कि हम 30 या 40% लेते हैं, बस खत्म। डू यू थिंक कि दिस इज नेसेसरी फॉर एवरीवन? सी, हम लोग जब पैदा हुए थे ना, तो हमें एक ट्रू ब्रीदिंग पैटर्न पता था। ठीक, बच्चे को सिखाया नहीं जाता। बच्चे को पता होता है कि जब वो इनहेल कर रहा है तो उसका पेल्विक फ्लोर पे उसको कंट्रीब्यूट। क्या था वो टर्म जो आपने बोला है अभी? ट्रू ब्रीदिंग पैटर्न। अच्छा, नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न जो है, जो मैं भी बता रहा था कि वो जो ब्रीदिंग है हमारे पेल्विक फ्लोर तक हमें जाना चाहिए, मसल को यूज करना चाहिए इनहेल एक्सहेल के लिए। गाड़ी चलाना इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ब्रीदिंग इनवॉलंटरी प्रोसेस है। पर जैसे जैसे आपकी ब्रीदिंग शॉर्ट होती चली जाएगी, आपका एंजाइटी लेवल बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे आपका एंजाइटी लेवल बढ़ेगा आपकी ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाएगी। You won't be able to inhale. आप एक्सहेल ज्यादा करोगे इनहेल करने की बजाय। जब कई लोगों को गुस्सा आता है तो फिर सांसें बढ़ जाती हैं, ये भी वहाँ से कनेक्टेड है। एंजाइटी में क्या होता है? घबराहट, ऑक्सीजन सिंपल सी घबराहट। आप बॉडी को ऑक्सीजनेट कम कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योरसेल्फ। आप जल्दी सांस लेने की कोशिश कर रहे हो, बट इन द प्रोसेस व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट इनहेलिंग शॉर्ट, एक्सहेलिंग लार्ज। ठीक, इसीलिए लोग फेंट भी हो जाते हैं। अच्छा, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। कुछ लोगों का तो होता है कि 4 घंटे में ही नींद पूरी हो गई, 5 घंटे में, 6 घंटे में। कुछ लोग 7-8 घंटे सोने के बाद भी थके लगते हैं, ऑफिस आए हैं कभी नींद आ रही है। ठीक है, कई बार मेरे साथ भी होता है। ये ऐसा क्यों होता है कि सोने के पूरा सो लिया 8 घंटे, बट स्टिल आई फील लाइक कि जो क्वालिटी ऑफ स्लीप थी ना वो अच्छी नहीं थी। ऐसा क्यों? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको बहुत तरीके से आंसर किया जा सकता है। अच्छा, मैं पहले कोशिश करती हूँ ना थोड़ा सा बताने की। बीइंग विद यू मुझे थोड़ा तो समझ में आने लग गया है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट के साथ रह के आपको थोड़ी बातें समझ आती हैं, थोड़ा फिर आप डेंटल से भी रिलेट करते हो। देखो, बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारी तो 5-6 घंटे में ही नींद पूरी हो गई है, और बहुत लोग द सेम क्वेश्चन व्हिच यू सेड कि कहते हैं कि हम तो 9-10 घंटे भी सो गए, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि हम सोए नहीं है। अगेन द सेम आंसर, माउथ ब्रीदिंग सबसे पहला आंसर। ऑक्सीजन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती पूरी बॉडी के अंदर, और आपकी बॉडी जब रात को सोती है उसे ऑक्सीजन चाहिए बहुत अच्छा। और अगर आप माउथ ब्रीदर हो, आपकी ऑक्सीजन नहीं आ रही है प्रॉपर, हाफ भी नहीं ले रहे हो आप। सेकंड, आपके न्यूट्रिशन बहुत मैटर करते हैं कि आप किस टाइप का खाना खा रहे हो, आप क्या न्यूट्रिशन ले रहे हो। सी, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप फूड कैसा खा रहे हो, अपने आप को हाइड्रेट कैसे कर रहे हो। आप वही सेम क्वेश्चन है कि अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हो, यू आर ईटिंग विच डजंट हैव एनी न्यूट्रिशन इन इट, वो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देती, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी वैसे भी रेजुविनेट नहीं कर पाती है। ठीक है, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द etiological फैक्टर। फिर जैसे आप थर्ड पॉइंट पे जाओ, द सेम डिहाइड्रेशन हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं पर वो भूल जा रहे हैं कि पानी भी पीना है, हमें बीच बीच में ग्लासेस ऑफ सिप्स ऑफ वाटर भी लेने हैं।
रात को भी लोग रातों को उठ के दे आर ईटिंग फूड। आजकल वो क्या चल गया है, बिंज ईटिंग नहीं, व्हाट दे हैव, नो नॉट द बिंज ईटिंग, नाइट ईटिंग होती है ना आजकल, शुरू हो गई है आजकल इन लोगों की नाइट ईटिंग शुरू हो गई है। रात को 1 बजे तक जागे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आपकी बॉडी को आप स्लीप पैटर्न में डाल रहे हो। बॉडी इज नॉट रेडी फॉर द स्लीप पैटर्न नाउ। आपने अभी अपनी बॉडी को इतना एक्टिवेट किया हुआ है शुगरी फूड्स खा के, शुगरी ड्रिंक्स पी के, यू आर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स, यू आर वॉचिंग योर स्क्रीन टाइम। और सबसे पहली बात है, स्क्रीन टाइम कट करो बिफोर गोइंग टू स्लीप। 1 घंटे पहले आपको स्क्रीन टाइम बंद करना चाहिए। लोग आखिरी सेकंड तक, जब तक आईज क्लोज नहीं होती, वो फोन पे रहते हैं। मेरा एक दोस्त, मतलब मेरा एक कलीग है, वो बोलता है कि प्रिंस भाई जब तक फोन या तो ऑफ ना हो जाए या फिर अपने आप नींद नहीं लग जाए तब तक मैं सोता नहीं हूं। तो वो फोन उसके चेस्ट पे रहता है और वो सो जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि लोग जब तक आंखें बंद नहीं होती वो स्क्रीन टाइम देखे जा रहे हैं नॉन स्टॉप, और जब आंखें क्लोज हो जाती हैं कई बार उठते भी बीच में, ओहो स्क्रीन चली हुई है, तब वो फोन बंद करते हैं और वो फिर सोते हैं। दिस इज नॉट अ प्रॉपर स्लीप। आपका ब्रेन अभी भी एक्टिव मोड में ही है, उसको एक्टिव मोड से स्लीप मोड में जाने के लिए टाइम लगता है। और एटलीस्ट हम कहते हैं, बच्चों के लिए भी यही कहते हैं कि ½ एन आवर टू 45 मिनट्स पहले ही स्क्रीन टाइम बंद कर दो, सो दैट योर ब्रेन रिलैक्सेस। वो जो सारी चीजें जो आपने देखी है ना, उसके बारे में एक्टिव होना बंद करे, एंड देन यू गो फॉर स्लीप। ओके, रेस्ट ही विल ऐड, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। ये तो मैंने छोटे मोटे ऑलरेडी सारा जवाब दे दिया आपने, डाइट भी कवर कर दिया, सब कवर कर दिया। नहीं आप बताओ ना, आप कुछ ऐड करो। दीज आर ऑल स्ट्रेस फैक्टर्स, ठीक है। अगर आपका स्ट्रेस कंट्रोल में नहीं होगा, यू वोंट बी एबल टू स्लीप। जैसे मैंने माउथ ब्रेन टेक्निकल पर मेरा कर लिया। जो इनिशियल लेवल पे जो मेरा क्वेश्चन था कि वो ठीक है, फोन एडिक्शन एंड स्क्रीन टाइम जो ज़्यादा कंज्यूम करता है स्क्रीन और जो सोशल मीडिया, वो इज़ डिफरेंट थिंग। कि एक बंदा है जो 8 घंटे तो सो रहा है वो, बट स्टिल उसका पूरा नहीं हो रहा, तो फिर मैम ने जैसे बताया कि अनहेल्दी हैबिट्स हैं, वो फैक्टर है। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कितने घंटे पहले मील लिया था, आपने क्या मील लिया कितने घंटे पहले लेना चाहिए एक हेल्दी पर्सन के लिए? एटलीस्ट 4 आवर्स, 4 आवर्स बिफोर। एटलीस्ट मतलब अगर एक बंदे को 10 बजे सोना है तो 6 बजे तक ले वो जो कहते हैं ना, शास्त्रों में जाइए, सूर्य ढलने से पहले खाना खाइए। पर आजकल की लाइफ इतनी ज्यादा क्रंच्ड हो चुकी है कि वी डोंट हैव इतना ज्यादा लीजर टाइम कि हम 4 घंटे पहले खाएं। सब अपने जॉब्स में, अपनी सर्विसेज में, अपने बिजनेस में इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं कि अब ऑटोमेटिकली ही टाइमिंग्स जो हो गई हैं लोगों की, वो 8-9 बजे ही हो गई है। और ये तो हम फिर भी नॉर्मल बात कर रहे हैं, लोग तब 11-12 बजे खा के तुरंत सो जाते हैं, ऐसे भी है सर। ठीक है, ये तो मॉडर्न लाइफस्टाइल्स की बातें हैं, बट ये जो आपका क्वेश्चन है कि सोने के बाद भी बॉडी थकी रहती है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये भी है कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। इट कैन बी अ डाइटरी प्रॉब्लम, इट कैन बी अ फिजिकल प्रॉब्लम एज वेल। अगर आप फिजिकली कोई प्रॉब्लम के साथ जी रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव अ शोल्डर पेन, यू हैव अ बैक पेन, यू हैव अ नी पेन एक्सेट्रा, कुछ चल रहा है बॉडी के अंदर जो खराब है, वो भी सिग्नल ऐसा देता रहेगा जो आपको कभी भी कंफर्टेबल नींद नहीं आने देगा। So when you wake up, you feel like कि मैं सोया तो था, but वो साउंड स्लीप नहीं आई। क्वालिटी ऑफ स्लीप, और उस क्वालिटी के अंदर आज की डेट में जो सबसे प्राइमरी कारण है, that is cervical originated pains. Everybody because of the screen time, because of the IT industry, screen time में ज्यादा बोलूँगा, ठीक। They have some or the other niggle in their neck. जब वो रात को सोने जाते हैं उन्हें समझ नहीं आता गर्दन को ऐसे करके सोएं, they ask कि सर्वाइकल पिलो ले लें, कौन सा पिलो ले लें, ठीक, to make them feel comfortable. हाँ, कुछ लोग पिलो भी लेके बैठते हैं चेयर पे भी, that is good for like posture. सर क्योंकि मेरे ऑफिस में भी हाल ही में ट्रेंड आया है, 2 बंदे ने मंगाया ऐसे अमेजन से पिलो मंगाया, तो एक फैशन बन गया, उसको देख देख के सब मंगा रहे हैं कि चेयर के पीछे रख के बैठ गए हैं। अभी तो सर एर्गोनॉमिक्स की चेयर भी आ रही हैं। अच्छा, कि प्रॉपर आपके स्पाइन के साथ वो पूरा पिलो बना के तो आप चेयर का लगाते हैं। इज इट हेल्पफुल, लाइक स्पाइन के लिए सही रहता है क्या अगर हम बैक पे ऐसे पिलो लगा के बैठते हैं तो? सर अगेन वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की कंडीशनिंग कैसी है, ठीक है। एक चीज समझ लो, आपकी बॉडी जो भी पोस्चर अटेन करती है, हाँ, ठीक, वो फिक्स नहीं है। वो आपकी बॉडी की मसल स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी के हिसाब से है। फॉर एग्जांपल आप मेरे सामने बैठे हो, ठीक, मैं आपके सिटिंग से बता सकता हूँ आपके शोल्डर्स फॉरवर्ड ड्रूप में जा रहे हैं, ठीक। आपको थोड़ी देर सीधा होकर बैठने के लिए, आई एम नॉट गेटिंग पर्सनल टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई एम जस्ट टेलिंग अ पोस्चर। अगर मैं आपको थोड़ी देर चेस्ट, नहीं, आप मेरे को बताओ क्या पोस्चर सही है, बिकॉज़ आई डोंट वांट बैक पेन। मैं थोड़ी देर अगर आपको बोलूंगा चेस्ट ओपन करके बैठो, तो आपको थोड़ी देर तो बैठोगे।
अगेन धीरे 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 आप आगे चले जाते रहते हैं ड्रूपिंग शुरू हो जाती बिकॉज ये वाला पोस्चर आपकी मसल बॉडी के लिए रिलैक्सिंग है बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग ऑफ योर बॉडी। अगर यही आपकी मसल स्ट्रेंथ एक्सेट्रा प्रोपोर्शनेट होती तो आप ऑटोमेटिकली सीधे होके बैठते बिना ड्रूपिंग के। थैंक यू सो मच दोस्तों ये पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, अगर आपने कुछ नया जाना हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको अनफिल्टर्ड बातचीत के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।